हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और उसी में हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, औद्योगिक क्रांति। और इसी में हम आज यहाँ पहुंचे हैं, कानूनों के जरिए सुधार। तो आज यहाँ से पढ़ेंगे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी जरूर प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी एनसीईआरटी हिस्ट्री, जो कि केवीएस के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कानूनों के जरिए सुधार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, कानूनों के जरिए सुधार। सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। औरतों औरतों और बच्चों से अधिक काम कराया जाता था, उन्हें अधिक काम पे लिया जाता था। 7-7 साल बच्चों के, 14-14 साल से कम उम्र के बच्चों को से काम लिया जाता था, क्योंकि वो अधिक तेजी से काम भी करते थे। और कुछ ऐसी सक्रिय जो गली जगह होती थी उसमें से वो निकल भी जाते थे, और उनको पैसे भी कम दिया जाता था पुरुषों की अपेक्षा। इसी से उनसे अधिक काम कराया जाता था। तो देखिए, कानूनों के जरिए कैसे सुधार हुआ। बहुत से बच्चों की और औरतों की उसमें मौत भी हो जाती थी, और काफी शोषण होता था औरतों और बच्चों का। तो 1819 में कुछ कानून बनाए गए, जिसके तहत 9 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर क्या की गई, पाबंदी लगा दी। जो 9 साल से बच्चे कम थे उनको उन पर पाबंदी, क्योंकि 7 साल के बच्चे जो खेलने की उम्र के बच्चे उनसे भी काम कराया जाता था। और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा जो है, क्योंकि दिन रात काम कराया जाता था, जितना अधिक काम करते हैं, तो उनकी सीमा कितनी कर दी गई, सीमित कर दिया गया उसे टाइम को 12 घंटे तक। तो 12 घंटे काम करना सीमित कर दिया। लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन यानी पालन करने के लिए आवश्यक अधिकारियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो यही चूक थी कि कानून तो बनाया गया, नियम बनाया गया, लेकिन उसके लिए अधिकारियों की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी कानूनों का कितना पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किया जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे थे वे केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति मिलती थी, क्योंकि वैसी फैक्ट्रियों में काम लगाया जाता था जिससे बहुत दिक्कत होती थी। और बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए थे। जो 9 साल से कम आयु के बच्चे थे उनको रेशम की सिर्फ जो फैक्ट्रियां होती थी वहां पे काम मिला। और जो बच्चे थे बड़े, उनके लिए उनके घंटे सीमित कर दिए गए, और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई, निरीक्षकों की व्यवस्था की गई, क्योंकि जिससे अधिनियम के प्रवर्तन या पालन को सुनिश्चित किया जा सके, यानी उसका पालन भी किया जा सके, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई अधिकारी नहीं होगा, तो फिर तो नियम बनाने से कोई फायदा नहीं है। और अंततः 1847 से 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक जो है बाद में फिर 10 घंटा पारित किया गया। ठीक है। और इस कानून ने स्त्री और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए, और पुरुष श्रमिक जो थे उनके लिए भी 10 घंटे का दिन निश्चित किया गया। और ये अधिनियम कपड़ा उद्योग पर भी लागू होते थे, कपड़ा उद्योग पर ही लागू होते थे, जो खनन उद्योग था उस पर नहीं लागू होते थे, ये ध्यान रखें। ठीक है। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने यह उजागर किया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई हैं, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। ठीक है। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे और स्त्रियों से खानों में जो है नीचे काम करने पर उन पर पाबंदी कर लगा दी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। फिर 1847 में फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 1847 में कानून बनाया गया कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं उनसे 10 घंटे जो है डेली उससे अधिक काम न लिया जाए। ठीक है। इन कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन यह एक कठिन काम भी था। निरीक्षकों का वेतन जो था, जो निरीक्षक होते थे उनका बहुत कम था, जो निरीक्षक होते थे उनका वेतन कम था, और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देते थे
और रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह क्या करते थे, बंद कर देते थे, और वो फिर उनके फेवर में बात करते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते थे, क्योंकि उन्हें काम की सख्त जरूरत होती थी, तो उनके माता पिता भी आयु के बारे में झूठ बोल देते थे, ताकि उनकी मजदूरी से घर का जो है खर्च चलाने में सहायता मिल सके। तो ये थी परिस्थितियां उस समय। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। ठीक है। 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास व विस्तारों के लिए करते थे, लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, जिसे ये करें कि इतनी धीमी गति से हुई, बहुत स्लो, कि उसे औद्योगिक क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। और इसके पहले से, इसके द्वारा पहले से मौजूद जो प्रक्रियाएं थी, आगे नए स्तरों तक उनको लाया गया, और इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा जो पहले की अपेक्षा अधिक हो गया, यानी अधिक लोग काम करने लगे, और धन का प्रयोग जो था वो भी पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा। 19वीं शताब्दी शुरू हुई, और शुरू होने के काफी समय बाद तक इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्रियां या खाने जो है वो नहीं थी 19वीं शताब्दी के शुरू में। इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ। इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुआ वो क्षेत्रीय तरीके से हुआ, प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासल नगरों के चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में। ठीक है, बात की जा रही है। नेक्स्ट है, क्या कपास या लोहा उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में जो ध्यानाकर्षणकारी समृद्धि हुई, वह भी एक ऐसे कच्चे माल जो कपास होता था पर आधारित थी, कपास पर, जो ब्रिटेन में बाहर से मंगाया जाता था। ब्रिटेन में कपास बाहर से मंगाया जाता था, और जो तैयार माल होता था वह भी दूसरे देशों से, विशेषतः हमारे देश भारत में, ठीक है, बेचा जाता था। जो तैयार माल वो कहाँ बेचते थे उस समय? यहीं पे हमारे यहाँ। धातु से बनी मशीनों और भाप की शक्ति तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के दशक में जो तेजी से वृद्धि हुई, ब्रिटेन का आयात और निर्यात कब ज्यादा बढ़ा? 1780 के दशक में तेजी के साथ वृद्धि हुई। और उसका कारण क्या था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो फिर जो उत्तरी अमेरिका था उसके साथ जो व्यापार था उस पर बाधित हो गया था वो, और वो क्या था, वह फिर से शुरू हो गया। ठीक है, तो पहले जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय बाधित हो गया था, लेकिन बाद में फिर उत्तरी अमेरिका के साथ व्यापार शुरू हुआ। इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया, क्योंकि जिस बिंदु से उसका प्रारंभ हुआ था वह काफी नीचे था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण, यानी सतत मीन्स लगातार। ठीक है, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार या सतत 1815-20 से पहले की बजाय बाद में दिखाई दिया। 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों को विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया था। औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी निर्माण में या आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तरों को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ जोड़ा जाता है। क्या क्या? औद्योगिकरण जो था, देश के धन के जो पूंजी निर्माण जो था, फिर उसके बाद आधारभूत जो ढांचा था उसका वो तैयार करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद नई नई जो मशीनें थी उनको लगाने के लिए, फिर उसमें निवेश करने के लिए, और इन सुविधाओं के
लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करने के जो स्तर थे उनको बढ़ाने के लिए, उत्पादकता जो थी, उत्पादन आदि उसमें बढ़ाने के साथ साथ उसमें जोड़ा जाता है। यानी लाभदायक निवेश इन मायनों में उत्पादकता के स्तरों के साथ साथ 1820 के दशक 1820 के बाद धीरे धीरे क्या हुए, वो बढ़ने लगे। कब से बढ़ने लगे? 1820। 1840 के दशक के तक कपास, ठीक है, कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों से आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। तो ये जो कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योग थे, इससे आधे से भी कम उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति इन्हीं शाखाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह कृषि संसाधन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे अन्य उद्योग धंधों में भी देखी जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा, कब से पहले की अपेक्षा? 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। कब? 1760 से लेके 1815 ब्रिटेन ने एक साथ दो काम की करने की उसने कोशिश की। पहला क्या था? औद्योगिकरण। दूसरा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत से युद्ध लड़ना। कौन से दो काम थे? पहला था औद्योगिकरण, दूसरा क्या था? यूरोप से अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और भारत से युद्ध लड़ना। और शायद वह उनमें से एक काम असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त रहा। ब्रिटेन 1760 से 60 वर्षों तक अपनी लड़ाइयों में ही 36 वर्ष तक वो लड़ाई जो है लड़ा और उसमें व्यस्त रहा। वो जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी वो युद्ध लड़ने में खर्च हो गई। जो निवेश के लिए पूंजी उधार ली गई थी वह क्या हुई? लड़ाइयों में ही खर्च हो गई। यहाँ तक कि युद्ध का जो 35% जो खर्च है वो लोगों की आमदनियों पर जो है कर लगाकर, टैक्स लगाकर उसे पूरा किया जाता था। ठीक है, युद्ध का कितना? 35%। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, दो लाइन दे देगा और पूछ लेता है केवीएस में जो है एनबीएस का, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, देखा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कितने परसेंट? 35, 35%। ठीक है, 35% खर्च लोगों की आमदनी जो होती थी लोगों की, ठीक है, उस पर क्या किया? टैक्स। ठीक है, तो उस पर टैक्स लगाकर पूरा किया जाता था। और कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों से निकालकर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। जो कामगार थे, जो श्रमिक थे, जो खानों में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको खेतों से निकाला गया और उनको सेना में भर्ती किया गया। खाद्य सामग्रियों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए भी बहुत कम पैसा बचता था। नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिशों ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से क्या किया? अवरुद्ध कर दिया, उसे बंद कर दिया। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश जो लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए, उनकी पहुंच में नहीं रहे। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द का अर्थ की दृष्टि से बहुत ही सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ वह आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे यानी इन क्षेत्रों से हटकर तथा समाज के भीतर भी उसका विस्तार हुआ। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला था बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का सर्वहारा वर्ग। कौन से वर्ग दो थे? ठीक है, बुजुर्गा वर्ग यानी जो मध्यम वर्ग था, ठीक है, और दूसरा नगरों और देहातों में रहने वाला, ठीक है, जो नगरों और देहातों में रहते थे मजदूर और जो सर्वहारा वर्ग वो। ठीक है, 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद क्रिस्टल पैलेस
में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1851 में किया गया। ठीक है, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी, बहुत अधिक भीड़ उमड़ पड़ी। और उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियों या कारखानों में भी कार्यरत थे। यानी जो हस्तशिल्प हाथों से काम किया जाता था जो, और उतने ही लोग फैक्ट्रियों में भी काम करते थे। ठीक है, ये देखते हैं हम, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ये। तो 1891 की महान प्रदर्शनी सभी राष्ट्रों की औद्योगिक क्रांति उपलब्धियों, विशेष रूप से ब्रिटेन की उल्लेखनीय प्रगति की झांकी प्रस्तुत की। और यह प्रदर्शनी लंदन के हाइड पार्क में स्थित क्रिस्टल पैलेस, कौन सा पैलेस? ठीक है, क्रिस्टल पैलेस में लगाई गई थी। और यह पैलेस विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए बकिंघम में उत्पादित लोहे फलकों में जो है जड़ी शीशे की चादरों से ये बनाया गया था। यहाँ पे आप एक चित्र भी देख रहे होंगे, ये जो चित्र है। ठीक है, और 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया था, क्योंकि अधिक लोग शहरों में रहने लगे और उनमें से अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग के थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्यकाल का केवल 20% भागी देहाती इलाकों में रहता था, यानी 80% जनता शहरों में रहने लगी थी और केवल 20% जो जनता थी वो देहाती एरिया जो था उसमें रहता था। औद्योगिकरण की यह रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज थी। जो अन्य देशों में ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ई मसन ने लिखा है कि 1850 से 1914 तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुआ था। ठीक है, 1850 से 1914 तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुआ। ठीक है, अब हमारा ये 9 चैप्टर जो था ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे अब अगला। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि अभ्यास संक्षेप में उत्तर दीजिए। ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्ध में लिप्त था, इसका ब्रिटेन के उद्योगों को क्या प्रभाव पड़ा? नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? और ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जीवन जीने पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मतलब विवेचना कीजिए। तो इसलिए आप पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ें और अपना क्वेश्चन आंसर अपना बनाएं। ठीक है, और ये चैप्टर हमारे यहीं पे खत्म हो रहा है, 9 चैप्टर। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।